जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, जो आज के दिन हमें छोड़कर चले गए। 27 मई 1964 को वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और 27 मई 1964 को वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। दोस्तों, उन्होंने 16 साल की उम्र तक पढ़ाई अपने घर से की थी। उसके बाद वो बाहर चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। दोस्तों, 1929 में नेहरू जी पहले वो इंसान थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए काफी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले काफी लोग आए, उन्होंने पूर्ण स्वराज का बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो बड़े हद तक कोई चीज नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। लेकिन नेहरू जी पहले वो इंसान थे 1929 में जिन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए बात उठाई, जिन्होंने कांग्रेस में 1930 तक काफी डोमिनेशन हासिल कर लिया था। वो कांग्रेस के काफी बड़े लीडर बन चुके थे, वो गांधी जी के काफी खास बन चुके थे, वो गांधी जी के काफी प्यारे बन चुके थे। दोस्तों, उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए तभी से मेहनत करनी चालू कर दी थी जब वो 1930 में कांग्रेस में डोमिनेशन पर आए, कांग्रेस में बड़ा चेहरा बने। दोस्तों, जब 1930 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बने तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रिटिश सरकार नहीं थी, बल्कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में गांधी जी के साथ सपोर्ट में थे, उसके बाद वो बाहर चले गए और जब वह वापस लौट कर आए तो उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम लीग की शुरुआत कर दी। मुस्लिम लीग की शुरुआत उन्होंने गांधी जी से हटकर करी। उनको भारत में एक अलग मुस्लिम देश चाहिए था, उनको भारत का एक टुकड़ा चाहिए था और नेहरू जी, गांधी जी टोटली इसके विरोध में थे। वो चाहते थे कि भारत पूर्ण भारत रहे, भारत संपूर्ण भारत रहे, भारत का एक भी टुकड़ा हिंदू मुसलमान में ना बटे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी काफी डोमिनेशन में आ चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की शुरुआत कर दी थी और मुस्लिम लीग जब पहुंच में आई, मुस्लिम लीग की ताकत जब बढ़ी, जब नेहरू और गांधी अरेस्ट हुए, कांग्रेस के काफी लीडर्स अरेस्ट हुए और उसी समय मुस्लिम लीग काफी डोमिनेट करने लगी। मुस्लिम लीग ने अपनी पावर पहचानी, मुस्लिम लीग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चालू कर दिया। जिन्ना की पावर देख जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि अब उनको कुछ अलग करना होगा। जवाहरलाल नेहरू ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1940 में स्टार्ट करने की गांधी जी से परमिशन ले ली थी। उन्होंने गांधी जी से पूछ लिया था कि अब क्या करना है। गांधी जी का उससे पहला स्टेप ये था कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि हमें आप कुछ जगह दे दें जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट बना सकें। हम आपको 2 साल का समय देते हैं, अगर आप इन 2 सालों में हमें कुछ जगह नहीं देते हैं। उन्होंने अपनी यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस को भी उसमें शामिल किया था कि हमें इस जगह को दिया जाए, हम यहाँ पर अपनी भारतीय गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें 2 गवर्नमेंट हो सकती हैं, आप भी रूल करिएगा और हम भी रूल करेंगे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 2 साल का समय दिया। नेहरू ने कहा कि अगर आप इनको 2 साल का समय देते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा। गांधी जी ने उसको तुरंत 1 साल कर उनके सामने पेश किया। अब 1 साल का समय था ब्रिटिश सरकार के पास और अगली उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो इन सब मूवमेंट पर आगे बढ़ना चाहते थे। 1940s में नेहरू जी ने आइडिया दिया कि गांधी जी आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दें और 1941 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी पीक पर पहुंच चुका था, काफी अच्छे से स्टार्ट हो चुका था, उसमें काफी लोग जुड़ चुके थे। नेहरू जी की पहली डिमांड थी कुछ स्टेट्स, कुछ प्रोविंसेस, लेकिन नेहरू जी ने फैसला कर लिया था कि हमको अखंड भारत चाहिए और अखंड भारत में सबसे बड़ा रोल अगर कोई बन रहा था तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू जी ने और गांधी जी ने काफी समझाने की कोशिश की कि जिन्ना आप हमारे साथ जुड़कर रहे, लेकिन जिन्ना ने उनकी बात नहीं मानी। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान को इंडिया से अलग करे। तो नेहरू जी ने अगली जो सबसे बड़ी स्टेप थी, उन्होंने ये कहा कि अब हमको पूरा भारत चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हर वो कोशिश की जो वो उनको हटाने के लिए कर सकते थे। वो चाहते थे कि भारत कोई कॉलोनी ना बन के रह जाए, भारत बल्कि एक अखंड देश, एक देश बन जाए और इस दुनिया में अपनी काफी मजबूत पकड़ भी बनाए।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिल्कुल पीक पर जा चुका था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों की ताकत समझ चुकी थी, ब्रिटिश सरकार गांधी नेहरू की ताकत समझ चुकी थी, ब्रिटिश सरकार सभी उन लोगों की जो भारत के लिए लड़ रहे हैं उनकी ताकत समझ चुकी थी। वो समझ रही थी कि अब हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले। तभी उन्होंने चौरी चौरा हत्याकांड की खबर उनको लगी। उन्होंने सुना कि चौरी चौरा में कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया, उसमें काफी लोगों की मौत हो गई। गांधी जी ने फौरन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साफ था कि वो ब्रिटिशर्स से कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। उन्होंने उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एट द पीक बंद कर दिया। तब उनसे काफी लोग खफा हुए, गांधी जी से काफी लोग नाराज हुए, यहां तक कि स्वराज पार्टी बनाई गई मोतीलाल नेहरू द्वारा, यानी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनके पिता द्वारा। उन्होंने अपने पिता का साथ नहीं दिया और वो गांधी जी के साथ जुड़े रहना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता की स्वराज पार्टी ना ज्वाइन करके भारतीय कांग्रेस में ही साथ निभाया। उन्होंने स्वराज पार्टी को इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि वो गांधी जी पर भरोसा करते थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी स्टार्ट कर दी और उनको लगा कि उनके साथ लोग जुड़ेंगे। लोग काफी खफा थे गांधी जी से, लेकिन लोगों का काफी ज्यादा भरोसा था गांधी जी पर। स्वराज पार्टी आगे जाकर कांग्रेस का काफी सपोर्ट करती है, लेकिन स्वराज पार्टी में नेहरू जी कभी नहीं जुड़ते हैं। जापान जैसे देश भारत पर हमला कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। जापान ने म्यांमार के कोने से भारत पर बम दागने, भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया और क्विट इंडिया मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई। आज हम इंडिपेंडेंट हैं तो उन शहीदों की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए हमें आजाद कराया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के बाद जवाहरलाल नेहरू काफी पीक पर पहुंच चुके थे, गांधी जी ऑल इंडिया में काफी पीक पर पहुंच चुके थे। अब अगली चुनौती हमारे देश के सामने थी कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इलेक्शन किया गया तो सरदार पटेल वोटों से आगे थे। सरदार पटेल के पास नेहरू जी से ज्यादा वोट थे, लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी को चुना देश का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन ये सत्य है कि सरदार पटेल के वोट सरदार पटेल के वोट नेहरू जी से काफी ज्यादा थे। लेकिन नेहरू जी को देश की कमान दी गई गांधी जी द्वारा। काफी लोगों ने अपोज किया, लेकिन सब जानते थे कि गांधी जी देश का बुरा नहीं चाहते। इसलिए सरदार पटेल ने, अंबेडकर जी ने और जो भी जितने हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने गांधी जी की बात मानी, नेहरू जी को कुर्सी दी गई। अगला जब इलेक्शन हुआ तो नेहरू जी उस इलेक्शन में भी जीते, लेकिन नेहरू जी अपनी डेथ तक देश के प्रधानमंत्री थे। ये उनमें काफी बहुत बड़ी खास बात है, ये आप अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नेहरू जी के आगमन में देश ने स्टार्टिंग ही देखी थी तो काफी हमारे देश का नुकसान हुआ, जैसे कोको आइलैंड, तिब्बत, पीओके, ऐसे कई कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं जो नेहरू जी के बीच स्टार्ट हुए, नेहरू जी के समय में स्टार्ट हुए और उनकी डेथ होने के बाद उनको आज तक अभी तक कोई संभाल नहीं पाया। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, लेकिन आज अगर हम उनकी नेगेटिव चीजों पर बात करेंगे तो ये सही समय नहीं है। अभी समय है, उनके लिए दुआ करें, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने जो देश के लिए किया आपको बता दें, वो 3259 डेज यानी लगभग 10 साल, 9 से 10 साल के बीच उन्होंने जेल में बिताया। वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो देश के लिए 10 साल जेल में बिताया उन्होंने। आप वो चीज नहीं देखेंगे, लोग वो चीज नहीं देखेंगे। अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जवाहरलाल नेहरू, और उसको मैंने जब खोला तो उसमें कुछ ऐसी भद्दी गंदी चीजें लिखी थी कि देखकर मुझे बहुत खराब लगा। अगर कोई भी इंसान अपने देश के लिए 10 साल जेल में बिताता है तो वो देश को कितना ज्यादा चाहता होगा। उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने सर नहीं झुकाया, उन्होंने देश के लिए 10 साल जेल में बिताया। उसी बीच जिन्ना काफी आगे बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान को देश से अलग करवा दिया। आप इतने बड़े लीडर को, आप इतने जिन्होंने आपके देश के लिए, जिन्होंने आपके लिए आज हम और आप आजाद हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। वो 10 साल जेल में रहे।
आप लोग समझ सकते हैं 10 साल कितने होते हैं। 10 साल वो इंसान जेल में थे और उसके बाद उन्होंने देश की कमान संभाली। अब भी लोग उन्हें काफ़ी गलत, उल्टा सीधा, भला बुरा कहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, उनके शासनकाल में कुछ गलतियां हुई, उनके शासनकाल में कुछ बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एहसान भुला दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो भुला दिया जाए। अगर कोई इंसान अपने देश के लिए इतना कर रहा है तो आप उसकी अच्छाइयां देखें, हालांकि बुराइयां हर एक इंसान में है। अगर पानी का कप आधा भरा हुआ रखा होता है तो लोग कहते हैं कि ये आधा खाली है, बल्कि वो ये नहीं देखते कि वो आधा भरा भी है। वैसे ही उनके साथ लोग कर रहे हैं, लोग उनको क्रिटिसाइज आज तक कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनकी वजह से आज 70 साल बाद भी भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब भारत को सोचना चाहिए कि जर्मनी, जापान जैसे और भी देश हैं जो भारत के कई सालों बाद आज़ाद हुए और अभी भी आबाद हैं। हमें आगे का सोचना चाहिए, ना कि जो नेहरू से गलतियां हो गई उन पर बात करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।